अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसीलिए मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है इसीलिए इसका वेट कभी बढ़ता नहीं है। तो आज हम उसी एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। आपको ज़िंदा रखने के लिए, मतलब कि आपके सेल्स और सारे ऑर्गन को ज़िंदा रखने के लिए आपकी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि आपके फूड इंटेक में से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक मतलब कि बनाना, मतलब कि आपके अंदर जो सेल्स, मसल, ऑर्गन है, ये सभी चीज़ों को बनाना और उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना। तोड़ने का मतलब है ये जो स्टोर की हुई एनर्जी है उसे तोड़ के आपकी बॉडी को एनर्जी देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। अब ये सारी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस मेजॉरिटी डिपेंड करती है तीन मेटाबॉलिक पाथवेज पे, जिसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक पाथवे। कार्बोहाइड्रेट, जो कि मैंने आगे के वीडियो में भी बहुत सारी बार बात की है, सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ये सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देने में ज़रूरी है। दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिक पाथवे। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंथेसाइज होकर आपकी बॉडी में सेल्स, ऑर्गन्स, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, तीसरा कि भाई हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर रहे डीएनए और आरएनए को नाइट्रोजन पहुंचाने का काम भी ये प्रोटीन मेटाबॉलिक पाथवे से होता है। और तीसरा है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट आपकी बॉडी में आपके सेल्यूलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, दूसरा है कि भाई आपके वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट का इंसुलेटिंग लेयर बनाने के लिए, और तीसरा कि आपके अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ये फैट बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी टेक्निकल बातें हमने की मेटाबॉलिज्म के बारे में, आधी समझ में आई होगी और आधी ऊपर से भी गई होगी। लेकिन ये सब बातें क्यों? क्योंकि भाई यही आपका मेटाबॉलिज्म है। आप खुद ही आपका मेटाबॉलिज्म हो। आप जो खाते हो, आप सोते हो, आप जो एक्टिविटी करते हो, ये आपके पूरे दिन का मेटाबॉलिज्म है, ना कि कोई गूगल का कैलकुलेटर कि जिसमें आप अपनी हाइट, वेट और एज को डाल के और आपकी मॉडरेटेड फिजिकल इंटेंसिटी को डाल के आपका एक नंबर ले आते हो कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है। ये कोई नंबर नहीं है, आप उसे उस तरीके से डिराइव नहीं कर सकते। आपका खुद का मेटाबॉलिज्म डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट होता है। मतलब कि मान लीजिए कि अभी अगर क्वारंटाइन का टाइम है तो आपका मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो होगा, क्योंकि आपकी डेली की एक्टिविटी लेवल कम हो चुकी है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरे ही दिन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। आपका खुद का, जब आप 20 साल के होंगे तब का मेटाबॉलिज्म अलग होगा, जब आप 40 साल के होंगे तब का मेटाबॉलिज्म अलग होगा, और जब आप 60 साल के होंगे तब का मेटाबॉलिज्म अलग होगा। मतलब कि मेटाबॉलिज्म कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या फिर मेटाबॉलिज्म को आप ऐसे डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो बात ये है कि भाई आप टोटल मेटाबॉलिज्म कैसे डिराइव करोगे? तो हम लोग बेसिकली इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल मेटाबॉलिज्म को हम ऐड करते हैं आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्लस थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक BMR, या फिर उसे हम बोल सकते हैं कि RMR, मतलब कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि जब आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हो फिर भी आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो कैलोरीज की ज़रूर होती है उस कैलोरी को हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को आप, जो ये कैलकुलेटर्स है, ये सारे कैलकुलेटर्स आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट देते हैं, लेकिन बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मसल मास पे। मतलब कि मान लीजिए कि एक 60 kg का आदमी है, जिसमें मान लीजिए कि हम दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं, दोनों का वेट 60 kg है। अब 60 kg में एक बंदे के पास 40% बॉडी मसल्स है और दूसरे बंदे के पास सिर्फ 25% बॉडी मसल्स है और उसके पास फैट ज़्यादा है। तो जिसके पास फैट ज़्यादा है उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम आएगा, लेकिन वो कैलकुलेटर आपको नहीं बताएगा। कैलकुलेटर तो आपको सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू ही देगा जो वैल्यू 60 kg के इस बंदे के लिए है और इस बंदे के लिए है। मतलब कि अगर आपके पास मसल मास ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि मसल मास ज़्यादा होने की वजह से उस सारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। उस सारे मसल को एक्टिव रखने के लिए उसकी कैलोरी इंटेक भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि उसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पूरा हाई होगा। इसकी वजह से उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट
दूसरे बंदे से ज़्यादा हाई होगा। अब ये जो चीज़ है ये आपको कोई भी बीएमआर कैलकुलेटर नहीं दे सकता। मतलब कि अगर आपको आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट हाई रखना है तो आपके मसल डेंसिटी आपके अंदर हाई रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी आप पूरे दिन में जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी और उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपके मेटाबॉलिक रेट में ऐड होगी। इसका मतलब है कि आपके डेली रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक ज़्यादा रहेगा। अगर कैलोरी इंटेक ज़्यादा है मतलब कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस बात है कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और इस तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट हाई जाएगा। मतलब कि ये एक्टिविटी कोई भी तरीके की हो सकती है। इसमें आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपको डेली के 5000 स्टेप या फिर 7000 स्टेप खत्म करने हैं, या फिर आपको डेली का 1 घंटे का वर्कआउट करना है, आपको डेली पूरा एक्टिव रहना है, आपको हिलना है, चलते रहना है, आपको बैठे नहीं रहना है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये सारी एक्टिविटी को हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक्टिविटी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी का मतलब कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ेगा और वो आपके बीएमआर में मतलब कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में ऐड होगा और आपका टोटल मेटाबॉलिक रेट ऊपर जाएगा। और आखिरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड। थर्मोजेनेसिस ऑफ फूड का मतलब है कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमारी बॉडी को सम अमाउंट ऑफ कैलोरी की ज़रूरत होती है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल के बारे में बात करें कि मान लीजिए कि आप एक पेस्ट्री खा रहे हो, पेस्ट्री में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, क्रीम होता है और मैदे में से बनी हुई होती है। मतलब कि वो बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो अब ये चीज़ को बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है शुगर का। अब अगर मान लीजिए कि आप पेस्ट्री की जगह पर एक सलाद बाउल खा रहे हैं, अब ये सलाद बाउल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो अब ये सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, वो लंबे समय तक एक्टिव। मतलब कि अगर आप ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर डेंस फूड खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वो ज़्यादा एक्टिव रखता है पूरे दिन के लिए। ऐसा ही सेम प्रोटीन के लिए भी होता है। मान लीजिए कि आप अपने हर एक मील में 20 से 30% प्रोटीन की मात्रा रखते हो, तो उससे क्या होता है, बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट के मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है। मतलब कि बॉडी को प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो यही बात है कि अगर आप 20 से 30% प्रोटीन आपके हर एक मील में डाल रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म उसी तरीके से ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब कि ये बात सच है। और जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हो या फिर गूगल पे पढ़ते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पढ़ते हो कि भाई ज़्यादा प्रोटीन खाओ तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बात सही है। मतलब कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरे दिन बस प्रोटीन ही खाते रहो या फिर आप 100% प्रोटीन मील पे उतर जाओ। मतलब आपको आपके मील में 20 से 30% का प्रोटीन रखना है कि जो आपके डाइजेशन सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव रखे और ज़्यादा हेल्दी रखे। आई होप कि आपको आपके स्लो मेटाबॉलिज्म के कन्फ्यूजन के बारे में आज आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिलती रहे।